हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जीओसी पे आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। यहां पे एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है अपन को। ध्यान से देखिए, ऑप्शंस में NO2 ग्रुप ऐड हो रखा है। NO2 ग्रुप करता क्या है? NO2 ग्रुप -I और -M का ग्रुप है। NO2 ग्रुप किसका है? -I और -M का। अब आप ये बताइए, ये फर्स्ट और थर्ड में चलते हैं। अब मैंने ये बता रखा है कि -M हो या +M हो, ये इफेक्ट मेटा पे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे ही पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज होते रहते हैं, मेटा पे नहीं होता। तब हम कहते हैं कि -M हो या +M हो, दोनों ही इफेक्ट यहां पे नहीं लगते। कहां पे नहीं लगते? मेटा पे नहीं लगते। तो मेटा वाली पोजीशन पे एसिड स्ट्रेंथ ये कम कर देगा, क्योंकि -M और -I वाला ग्रुप क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना। तो यहां पे ओनली क्या लगेगा? मेटा वाले पे -I लगेगा और पेरा वाले पे -I और -M दोनों लगेंगे। और जहां पे दोनों लग जाएं और एसिडिक स्ट्रेंथ पूछना हो और माइनस वाले ग्रुप हो, तब हम मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप हो, तब हम कह देंगे ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। किससे? फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड और फोर्थ पे। ध्यान से देखिए, जब इसका कॉन्जुगेट करते हैं, यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, H+ यहाँ से भाग जाएगा, O नेगेटिव यहाँ पे रेजोनेंस में पार्ट ले लेगा, स्टेबल कर देगा। जिसका कॉन्जुगेट स्टेबल जितना स्टेबल होगा वो उतना ही एसिड या बेसिक नेचर दिखाएगा। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर दिखाने के लिए H+ को भगाने के बाद जब O नेगेटिव रेजोनेंस में पार्ट लेता है तो ये स्ट्रक्चर को स्टेबल कर देता है। स्टेबल हो जाएगा तो ये हम कहेंगे सेकंड और फोर्थ में ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? फोर्थ का और फिर सेकंड का। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। ठीक है। NO2 ग्रुप किसका होता है? -I और -M का होता है। और मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट या फिर हम कह सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता है, ओनली -I या +I लग सकता है। ठीक है। तो उसकी वजह से ये ये फर्स्ट थर्ड से कम एसिडिक होगा। क्यों? थर्ड में -I और -M दोनों लगते हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे मेजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लगते हैं। ठीक है। तो ये रहता है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमें बताना है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सी है इन चार ऑप्शंस में। अब अपन देखिए, फटाफट देखिए, फर्स्ट पे जाइए, ए वाले ऑप्शन पे जाइए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने रूल पढ़ा था रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में कि एटम की पोजीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए। ओनली क्या होते हैं? लोन पेयर लोकलाइज हो सकते हैं, लोन पेयर इधर से उधर भाग सकते हैं, या फिर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर भाग सकते हैं। बट क्या नहीं हो सकते? एटम के पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। यहां पे देखिए, एटम की पोजीशन चेंज हो रही है, ऑक्सीजन इधर से उधर भाग रहा है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी? नहीं होगी। थर्ड पे चलिए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन इधर से उधर भाग रहा है, ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगी। और फोर्थ में भी देखिए, ऑक्सीजन इधर से उधर भाग गया, यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। सेकंड में ही होगी। सेकंड में कोई भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, वैसा का वैसा ही। और नेट चार्ज भी देख सकते हैं, यहाँ पे नेट चार्ज प्लस और माइनस लगा के नेट चार्ज 0 होगा, और यहाँ पे भी नेट चार्ज 0 है। ठीक है। बट आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया नाइट्रोजन के रहते? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। फिर मैं ऐसे ही बोलूंगा कि हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। ये रूल है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए कि जहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आए और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हो, या फिर कहें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पे नेगेटिव आए और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे पॉजिटिव आए, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। वो ज्यादा स्टेबल होगा इसके अपोजिट वाली पोजीशन से। यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे पॉजिटिव आ जाए तो वो बस कम स्टेबल हो जाएगा, बट होगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर होगी वो, बट स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे आना क्या चाहिए? नेगेटिव, तो वो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव वाला आ जाए,
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम पे, तो वो ज्यादा स्टेबल कर देता है। तो अपना आंसर क्या रहता है यहाँ पे? बी। अपना आंसर रहता है यहाँ पे बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है डाइपोल मोमेंट, और अपन को ऑप्शन भी दिए हैं। अब यहां पे लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन के पीछे, कि अपन को नहीं पता होता है कि डाइपोल मोमेंट ऐसे नहीं निकाल सकते, ये ओनली निकलता है एक्सपेरिमेंट से डाइपोल मोमेंट। अब इसमें देखिए ध्यान से कि हमें बताया है कि डाइपोल मोमेंट सी और डी में तो इक्वल है, ठीक है, दोनों के। ए और बी में एक के ज्यादा है, एक में ज्यादा है, और बी में बी सेकंड वाले ऑप्शन में बी वाले कंपाउंड का ज्यादा है। तो बस हमें यही बताना है कि दोनों कंपाउंड को देखिए कि किसका, या तो दोनों के बराबर होंगे तो हमारा सी और डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम उसकी वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ना क्वेश्चन की, तो हमारा सी और डी ऑप्शन होगा। या फिर एक का ज्यादा एक का कम होगा तो ए और बी होगा। अब किसका ज्यादा किसका कम होगा, इसका देखने के लिए पहले डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो बता देता हूं। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स किस साइड जा रहे हैं, बस इतना याद रखना इसमें, इसकी इजी वे में समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स किस साइड जा रहे हैं। यदि उस कंपाउंड में दो एलिमेंट्स या ग्रुप्स ऐड हो रखे हो, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक साइड जा रहे हो, तो म्यू मींस डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा यहां पे, ठीक है। जैसे ही किसी एक का ऐसे जा रहा और उसके बाद में किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स विड्रोविंग ग्रुप होंगे ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे NO2 हो, NO2 एक यहाँ पे ऐड हो रखा, एक ऑर्थो पे ऐड हो रखा हो, और एक यहाँ पे ऐड हो रखा हो, तो मैं कह दूंगा कि दोनों के कुछ एंगल पे हो तो म्यू कम होता जाता है। जब जैसे जैसे एंगल पे चलता जाता है म्यू कम हो जाता है, और लास्ट में जब एक ऐसे और दोनों बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं तो म्यू यहाँ पे 0 हो जाता है, मींस मिनिमम हो जाता है। और मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों एक ही साइड हो। जब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक ही साइड जाएं तब म्यू मैक्सिमम होता है, और जब दोनों अपोज कर जाएं, अपोजिट हो जाएं, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक वाला ग्रुप इधर खींचेगा, दूसरा इधर खींचेगा। वो ये तभी होगा जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो, वरना सेम दो डिफरेंट ग्रुप के इलेक्ट्रॉन की विड्रोविंग करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। बट सेम ग्रुप हो और दोनों अपोजिट हो तो दोनों एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और उनका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। क्यों? दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे क्या होगा, दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों एक साइड है। तो यही कॉन्सेप्ट रहता है डाइपोल मोमेंट का। तो फर्स्ट ए और बी, ए में चलते हैं। ए में क्या, NO2 क्या होता है, NO2 -M वाला या -I वाला होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है। यहां पे क्या मिथाइल है, मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, क्यों, नाइट्रोजन के पास आया, और इस दोनों के इलेक्ट्रॉन किसके पास आए, नाइट्रोजन के। और फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। यहां पे तो म्यू मैक्सिमम है क्योंकि दोनों एक ही साइड आ रहे हैं। क्यों, नाइट्रोजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्ट ले रहे हैं ना, और ये भी कहीं ना कहीं इनको देके नाइट्रोजन को दे रहे हो, नाइट्रोजन का फिनाइल के पास रेजोनेटिंग में आ रहा है, तो फिर कह देंगे हम ये डाइपोल, यहां पे तो म्यू मैक्सिमम होगा, अब इसमें चलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि जब एक बड़े ग्रुप के साथ, एक बल्कि ग्रुप के साथ ऑर्थो पे कुछ पोजीशन पे आ जाए तो वो ऑर्थो जो भी ग्रुप है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है और वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाता। यहां भी ऐसा ही होगा। यहां पे तो कितने बल्कि ग्रुप हैं, यहां पे भी ऑर्थो, इस वाले में भी इतने ग्रुप ऐड हो रखे हैं, ऑर्थो पे 2-2 ग्रुप हैं, तो ये बिल्कुल प्लेन से बाहर होगा, और प्लेन से बाहर होते ही इसके लोन पेयर इसमें पार्ट नहीं ले पाएगा। और NO2 तो वैसा ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड रहेंगे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है, तो NO2 अपने साइड खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस अपनी साइड खींचेगा, और ये क्या करेगा, ये प्लेन से बाहर हो जाएगा, तो इस वाले से कहीं ना कहीं एंगल में आएगा। और मैंने बताया है जब एक और दूसरा दोनों के एंगल में डाइपोल मोमेंट बन जाए तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम तो नहीं रहता, मैक्सिमम तो यहां पे नहीं रहेगा, तो उससे कम होगा। और मैक्सिमम किस में है, इसमें, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए का डाइपोल मोमेंट बी से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है तो इसके, अब सोचिए आप, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन सेम उसी डायरेक्शन में नहीं दे पाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल उसका जरूर बनेगा, और वो एंगल बनेगा तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो ए में तो क्या, दोनों एक साइड दे रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम है और इसमें कम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ए का बी से ऑप्शन देखिए, अब किसमें
ए का ज्यादा है बी से, फर्स्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, सेकंड में बी का ज्यादा है, वो अपना सेटिस्फाई नहीं कर रहा है अपने आंसर को, सी और डी में तो दोनों इक्वल हैं तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अपना आंसर रहेगा ये ए। तो अपन का क्वेश्चन का लॉजिक यही है इसमें कि यहां पे ये नहीं देखने कि हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, ये नहीं देखनी, बट बस ये देखना है कि कौन सा ज्यादा डाइपोल मोमेंट देगा और कौन सा कंपाउंड कम डाइपोल मोमेंट देगा। और वो मैंने आपको बता दिया, दोनों एक ही साइड हो, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने की या फिर कह सकते हैं विड्रोविंग करने की, दोनों की एक ही साइड हमारे आए तो उसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है। और कुछ भी एंगल बनते ही धीरे धीरे डाइपोल मोमेंट कम होता जाता है, एंगल इधर बना कम हो गया, इधर बना कम हो गया, ऐसे ऐसे बनता गया, लास्ट में जब अपोजिट हो जाए तो एक दूसरे से कैंसिल आउट करके म्यू 0 हो जाता है। ठीक है, अपोजिट तभी हो पाता है जब दोनों सेम ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो तभी एग्जैक्ट अपोजिट हो पाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, देखिए ध्यान से, 3 ऑप्शन है अपने पास और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। अब मैंने आपको ये पहले से बता रखा है कि जब हमारे पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को ऐड करके जब उनकी नंबरिंग ओड आ जाए, तब मैं कह दूंगा वो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, यहां भी ऐसा ही है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर का कैसा पता चला, क्योंकि 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 2 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब आपको पता है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर के रूप में है। तो एक लोन पेयर है इसके पास। स्ट्रक्चर को देखिए, कितने पाई बॉन्ड है 2 और पाई बॉन्ड 2 हैं और लोन पेयर 1 है, 3 टोटल कितने हुए 3 क्या होता है, ऑड होता है। ये इसमें पार्ट लेगा। क्यों पार्ट लेगा, क्योंकि ये पहले स्ट्रक्चर जब ये पार्ट नहीं लेता, इसमें 2 ही पाई बॉन्ड थे और ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं थी, एंटी एरोमेटिक थी। जब ये पार्ट ले लेगा तो ये इसमें इस स्ट्रक्चर को एरोमेटिक बनाने के लिए ये इसमें पार्ट लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, और पार्ट लेते ही ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक बन जाएगी। तब मैं कह दूंगा कि ये जब इसके लोन पेयर इसके में पार्ट ले रहा है, जब इस स्ट्रक्चर में पार्ट ले रहा है, रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो ये क्या ये नाइट्रोजन किसी दूसरे वाले ग्रुप को अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। बेसिक नेचर होता है क्या है, लोन पेयर देना और H+ लेना। तो ये क्या अच्छे से लोन पेयर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। रेजोनेंस में क्यों ले रहा है, क्योंकि इसको स्टेबल करना है, ये स्ट्रक्चर है, ये एरोमेटिक बनाना है। और जब एरोमेटिक बनाना हो और स्ट्रक्चर इसमें लोन पेयर इसमें पार्ट ले रहा हो, तो ये किसी दूसरे को अच्छे से लोन पेयर नहीं दे सकता। लोन पेयर अच्छे से नहीं देने वाला कम बेसिक होता है, कम बेसिक नेचर दिखाता है। तो मैं ये कह दूंगा कि ए तो भाई कम दिखाएगा। अब बता दीजिए बी और सी का बताओ। बी और सी में देखा मैंने कि सी में पहले से ही एरोमेटिक है, ओड पाई बॉन्ड है, ये पहले से ही एरोमेटिक है, तो इसके पास जो लोन पेयर है वो इसमें पार्ट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है, ये पहले से स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, तो इसको इसमें पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, पहले से ये स्टेबल है, ये कंपाउंड स्टेबल है, इसको पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, अब सी पे चलते हैं। अब सी में क्या होगा कि यहां पे 2 ही पाई हैं, इनमें किसी एक का पाई इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें पार्ट लेगा, पर एक का ही लेगा, दूसरे का इसका नहीं ले पाएगा, इसका लेगा, क्योंकि इसमें ये पाई बॉन्ड के लोकलाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। तो क्या करूंगा, या फिर ऐसे बता लीजिए, आप यहाँ पे कॉन्जुगेट बनाइए, इसका कॉन्जुगेट H+ ऐड करोगे। बेसिक नेचर क्या होता है, H+ ऐड करना, H+ ऐड करोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से स्टेबल हो रहा है। तो जब किसी चीज का किसी कंपाउंड का बेसिक और एसिडिक नेचर दिखाने के लिए उसका कॉन्जुगेट कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक और एसिडिक नेचर दिखाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड अच्छे से स्टेबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, लोन पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन अच्छे से यहाँ पे हमें अल्टरनेट में मिल रहे हैं, लोकलाइज हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये स्टेबल कर देगा, तो इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल है सी से, और बी का इससे कम है। क्यों,
क्योंकि इसका रेजोनेंस में पार्ट लेके स्टेबल हो रहा है, ठीक है। ये तो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा ना, और रेजोनेंस में पार्ट लेने वाला जो भी कॉन्जुगेट होता है वो रेजोनेंस में पार्ट ले ले तो वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। तो अपना आंसर क्या रह जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर बी और फिर ए हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिखा रखा है, यहाँ पे 83 मतलब इथाइल के 3 ग्रुप ऐड हो रखे हैं, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे, एक इथाइल यहाँ पे, दूसरा इथाइल यहाँ पे और तीसरा इथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रखा है, ठीक है, ऐसे ऐड हो रखे हैं और इन दोनों में ऐसी स्ट्रक्चर है। अब ये बताइए इस तीनों के एंडिंग पॉइंट है ना वो फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। होता क्या है कि जब इतने बल्कि ग्रुप पास पास आएंगे, फिर से वही बात, वो एक दूसरे से रिपल्सन लेंगे और रिपल्सन लेंगे तो ये इन्वर्ज हो जाता है। कभी कभी इसकी फॉर्म पलट जाती है, इन्वर्जन फॉर्म ले लेती है। कभी ये स्ट्रक्चर, ये इथाइल ग्रुप इधर है, कभी ऊपर वाली तरफ आ जाएंगे। मतलब जैसे भी अपना आंधी या तूफान आता है तो जब अपना अम्ब्रेला बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना, वैसे टाइप का इन्वर्जन फॉर्म हो जाती है। इन्वर्जन कभी इधर होगा, कभी ऊपर वाली फॉर्म में आ जाएंगे ये तीनों, कभी तीनों अलग अलग चले जाएंगे, कभी नीचे वाली में आ जाएंगे। तो मतलब इनका कुछ स्टेबिलिटी नहीं है इस स्ट्रक्चर की। तो ये जितना स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या ये लोन पेयर अच्छे से दे पाएगा, किसी और को नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर देने के लिए जगह ही नहीं है भाई। आज वो क्या पता वो अटैक लोन पेयर लेने वाला ग्रुप H+ ग्रुप इधर आए और पता चले ये इन्वर्स हो गया, तब इसको जगह नहीं मिली, फिर ये नीचे आए फिर से इन्वर्स हो गया, तो ये कहेगा इसका बेसिक नेचर सबसे कम होगा क्योंकि ये लोन पेयर अच्छे से दे नहीं पाएगा। ए सबसे कम चला जाएगा। बी और सी में क्या है कि इन्वर्जन फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि इनका जो भी एंडिंग पॉइंट है वो फ्री नहीं है, ठीक है, वो एंडिंग पॉइंट फ्री नहीं है, वो बंधे हुए हैं, एक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो बी और सी कम से कम ए से तो ज्यादा बेसिक होगी। क्यों? क्योंकि ए कम लोन पेयर दे पाएगा। क्यों दे पाएगा? क्योंकि इसका इन्वर्जन फॉर्म होता रहता है, ये इधर उधर, ये इतने फ्री हैं कि ये इधर उधर रिपल्स होके इधर उधर घूमते रहते हैं। ये इथाइल ग्रुप इधर उधर रिपल्स होके इधर उधर चले जाते हैं, तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से लोन पेयर नहीं दे पाता, तो बेसिक स्ट्रेंथ को ये कम कर देता है। तो ए सबसे कम होगा। बी और सी में तो इन्वर्जन फॉर्म होगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रक्चर फ्री नहीं है, इनके एंडिंग पॉइंट फ्री नहीं है, तो ये एक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनके एंडिंग पॉइंट फ्री नहीं है, ऐसी स्ट्रक्चर है, तो ये इन्वर्जन फॉर्म नहीं होगा बी और सी में। तो मैं ये कह दूंगा कि कम से कम ए से तो बेटर ही होंगे बी और सी। अब बी और सी में कौन सा बेटर होगा? अब आप यहां देखिए, मैंने आपको -I ग्रुप पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा किसका होता है, NR3 का, फिर NO2 का। मतलब नाइट्रोजन वाले जो भी कंपाउंड्स हैं उनका अच्छा वाला होता है जब उनके पास एल्किल ग्रुप ऐड हो जाए। नाइट्रोजन के पास जब एल्किल ग्रुप ऐड हो जाए, ये नाइट्रोजन, ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, उनके पास एल्किल ग्रुप आ जाए तो वो -I अच्छा वाला दिखा देते हैं। और मैं ये कहूंगा कि इन दोनों में कि किसी एक का -I दूसरे पे लगेगा। या तो मैं ये ले लूं तो इसका -I पहले वाले ऊपर वाले पे लगेगा, नीचे वाला लूं तो ऊपर वाले का -I नीचे वाले पे लगेगा। और -I क्या करता है? बेसिक नेचर को कम करता है। तो ये कहीं ना कहीं बी में क्या, बी में एक ही है और लोन पेयर अच्छे से किसी और को दे देगा। और इसका -I लग रहा हो, -I कर, यहाँ पे +I होता तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता, ठीक है, बट यहाँ पे -I बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देता है। तो बाजी कौन मार जाता है यहाँ पे कंपटीशन में कौन विनर बन जाता है? यहाँ पे बी बन जाता है। क्यों? क्योंकि सी में तो -I जुड़ा हुआ, वो क्या करता है? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन के साथ जो भी कोई एल्किल ग्रुप ऐड होता है वो -I अच्छा वाला दिखाता है, NR3 अच्छा वाला -I दिखाता है। इसकी वजह से सी कम बेसिक हो जाएगा बी से। और ए सबसे 6 ये स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बतानी है, तो आपको पता चलेगा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जो न्यूट्रल है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो न्यूट्रल कौन है? फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे चलिए। सेकंड पे चलता हूं तो पता चलेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रोटेट कर रहे हैं और मींस ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। और यहाँ पे कहीं रेजोनेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। थर्ड और फोर्थ में ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कभी कार्बन की तरफ ब्रेक हुआ है, कभी ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हुआ है। थर्ड और फोर्थ में तो ओनली यही हुआ है। सेकंड में क्या हुआ है? रेजोनेंस हुआ है। रेजोनेंस हुआ है तो वो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ा देते हैं,
ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ पे चलते हैं। थर्ड और फोर्थ में कौन सा है, इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे। और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? कार्बन पे। तो थर्ड ज्यादा स्टेबल हो जाएगी फोर्थ से। क्यों? फोर्थ में किस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, बट वो उसकी स्टेबिलिटी कम कर देता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी है, बट ये इसकी स्टेबिलिटी कम कर देता है। ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रूल्स क्या है वो मैंने आप सब बताए हैं, वहां से भी आप लेक्चर्स देखिए और नोट्स भी देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑर्डर क्या रहता है? ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बनाइए। इसमें मैंने पहले ऊपर वाले 3 में बताना है आपको, फिर नीचे वाले 3 में बताना है कि स्टेबिलिटी क्या रहती है। तो ऊपर वाले 3 में देखिए, NO2 ग्रुप ऐड हो रखा है। NO2 ग्रुप कौन सा होता है? -I और -M का होता है। ठीक है। पॉजिटिव कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन क्या करता है? कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसको जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा वो उसको स्टेबल करेगा। बट NO2 तो -I और -M का, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करते हैं? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर में -I भी लगेगा और -M भी लगेगा। -M कहां लगता है? ऑर्थो पे लगता है। ऑर्थो यहाँ पे है, ऑर्थो और पैरा पे लगता है, तो ऑर्थो है। और -I और -M दोनों लगेगा। यहाँ पे ओनली -I लगेगा। क्यों? क्योंकि मेटा पे ना मेजोमेरिक इफेक्ट या फिर बोलो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगता। फिर बोलो यहाँ पे पैरा पे -I और -M दोनों लगते हैं, बट यहाँ पे -I कम लगेगा। किसके कंपैरिजन में? एक की कंपैरिजन में। क्यों? इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। मतलब जो जितना पास होगा उसका उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। मतलब थर्ड और फर्स्ट और सेकंड में कौन स्टेबिलिटी ज्यादा करेगा? थर्ड करेगा। क्यों यार? ये -I वाला ग्रुप है ना। -I वाला ग्रुप क्या करता है? स्टेबिलिटी कम करता है। और यहां पे तो -I और -M दोनों ऐड हो रखे हैं, और यहां पे भी -I और -M है, बट यहां पे -I कम होगा किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है कार्बोकेटाइन से। तो थर्ड तो ज्यादा होगा किससे? फर्स्ट से। स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा होगा कार्बोकेटाइन में। ठीक है। अब सेकंड का क्या है? सेकंड का क्या है? सेकंड में तो ओनली -I है, -M नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनाएगा कार्बोकेटाइन को। क्यों? यहां पे अब नीचे वाला देखेंगे, वहां पे +M वाला ग्रुप है। ठीक है। तो उसकी स्टेबिलिटी अलग रहेगा ऑर्डर। तो यहां पे -I और -M की वजह से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आया है कि मेटा वाला सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि -I वाला तो स्टेबिलिटी कम करता है ना। तो -I और -M वाला हो, दोनों आ जाए तो स्टेबिलिटी और कम कर देगा। तो फर्स्ट और थर्ड तो पीछे चले जाएंगे ना एक से, क्योंकि यहाँ पे तो -I लग रहा है। यहाँ पे -I फर्स्ट और थर्ड में -I और -M दोनों लग रहे हैं, तो ये पीछे चले जाएंगे सेकंड से। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आएगा, ये पीछे चले जाएंगे सेकंड से। और फिर कंपटीशन किससे होगा? थर्ड और फर्स्ट में होगा। थर्ड और फर्स्ट में पता चलेगा कि -M तो ऑर्थो और पैरा पे दोनों ही जगह सेम रहता है। उसकी कोई वो डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करता, वो दोनों ही जगह सेम लगता है। ठीक है। बट -I अलग अलग जगह लगता है। -I बोलो या +I बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। तो ऑर्थो पे ये ज्यादा लगता है, पैरा पे ये कम लगता है। क्यों? जितना पास होगा वहां पे ज्यादा लगेगा। तो ऑर्थो पे ज्यादा लग रहा है। और -I क्या करता है? स्टेबल कम करता है कार्बोकेटाइन। तो -I ये यहाँ पे ज्यादा लगेगा, तो फर्स्ट सबसे पीछे चला जाएगा। ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है। अब नीचे वाले में बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा। यहाँ पे कौन सा मेथोक्सी ग्रुप ऐड हो रखा? मेथोक्सी ग्रुप क्या करता है? मेथोक्सी ग्रुप -I और +M का ग्रुप है। +M कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इसके पार्ट ले सकता है। ये फिनाइल ग्रुप को रेजोनेंस में पार्ट ले सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये +M वाला है। और खींचने वाला ग्रुप हो तो -I वाला ग्रुप हो। -I में मैंने बता रखा है कि मेथोक्सी ग्रुप -I इथर या फिर मेथोक्सी, ये ग्रुप -I में होते हैं। और +I किसकी वजह से? ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, इसकी वजह से +I है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से लगेंगे? यहाँ पे -I और +M दोनों लगेंगे। ठीक है। यहाँ पे -I और +M। यहाँ पे कौन से लगेगा? यहाँ पे -I लगेगा ओनली। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे -I और +M दोनों लगेंगे। अब क्या होगा? -I तो
स्टेबिलिटी को कम करता है कार्बोकेटाइन की, प्लस एम बढ़ाता है, प्लस एम और प्लस आई दोनों बढ़ाते हैं। बट यहां पे प्लस एम किस में लग रहा है, बढ़ा कौन रहा है, प्लस एम बढ़ा रहा है ना, तो मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट और थर्ड का कंपटीशन होगा। अब पता चलेगा माइनस आई इसमें ज्यादा है यहां पे, क्योंकि यहां पे ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे माइनस आई ज्यादा लगता है पैरा की कंपैरिजन में, और माइनस आई क्या करता है, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है। यहां पे माइनस आई बहुत ही कम लग रहा है और प्लस एम तो दोनों में ही बराबर लगता है, तो थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी किससे, फर्स्ट से। थर्ड सबसे ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट से, और सेकंड में तो प्लस एम है ही नहीं, जो कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है प्लस एम वो तो है ही नहीं यहां पे, तो ये तो सबसे कम हो जाएगी ना, ये तो सबसे कम हो जाएगी। थर्ड और फर्स्ट में कंपटीशन होगा, वो डिपेंड करेगा माइनस आई ग्रुप के डिस्टेंस पे, और माइनस आई पॉजिटिव चार्ज को कम स्टेबल करता है, स्टेबिलिटी कम करता है उसकी, तो माइनस आई जैसे जैसे दूर जाए वो पॉजिटिव चार्ज के लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो थर्ड ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट से, और फर्स्ट ज्यादा हो जाएगा सेकंड से, क्योंकि सेकंड में तो ओनली माइनस आई लग रहा है, देने वाला तो है ही नहीं, जो उसको स्टेबल कर रहा है वो तो है ही नहीं, यहाँ पे ओनली माइनस आई लग रहा है, ठीक है। तो ये रहता है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। स्टेबिलिटी बतानी है कार्ब एनाइंस की, कार्ब एनाइंस की स्टेबिलिटी बतानी है, तो उसके लिए कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी मैंने बताया कि कार्ब एनाइन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो उसके पास ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले हों वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में क्या होता था कि उनके पास ऐसे ग्रुप उन दोनों कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है ना, तो उनके पास तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले हों, मतलब प्लस आई और प्लस एम वाले ग्रुप्स ऐड हो जाएं कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के साथ, तो वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। बट कार्ब एनाइन बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, तो इसके पास ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले हों, मतलब माइनस आई और माइनस एम वाले ग्रुप कार्ब एनाइन को ज्यादा स्टेबल करते हैं, ठीक है। ये तो अपनी वो थ्योरी रहती है। रेजोनेंस तीनों को स्टेबल करता है, रेजोनेंस कार्ब एनाइन हो चाहे कार्ब केटाइन हो या फिर फ्री रेडिकल हो, तीनों को स्टेबल कर देता है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि रेजोनेंस में पार्ट लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर लोकलाइज होंगे और वो स्टेबल बन जाएगी स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो देखिए कि रेजोनेंस किस में हो रहा है, थर्ड में हो रहा है, नहीं हो पाएगा थर्ड में, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी लोन पेयर है वो नेगेटिव चार्ज किस लिए आया है पता है, लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। किसी और से इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तभी नेगेटिव चार्ज आया, तब इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर इसमें पार्ट ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये तो पहले से एरोमेटिक है, एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक नहीं बनाना, तो ये पार्ट नहीं ले पाएगी, रेजोनेंस इसमें नहीं हो पाएगा, तो थर्ड तो सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में कंपटीशन होगा यहाँ पे। अब फर्स्ट सेकंड में देखिए दो तरफ रेजोनेंस, दो तरफ एलाइली ग्रुप है, तो सेकंड सबसे ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट से भी, और फर्स्ट ज्यादा हो जाएगी थर्ड से, क्योंकि थर्ड में तो रेजोनेंस में पार्ट ही नहीं ले पाता, क्योंकि ये पहले से स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। एरोमेटिक का क्या पता चला, यहाँ पे जो भी हमने लोन पेयर और पाई बॉन्ड को, यहाँ पे लोन पेयर यदि पार्ट ले रहा है तब हम वहां पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड को ऐड करके ओड बनाना है, ठीक है। बट यहाँ पे पार्ट ही नहीं लेगा तो ओनली लोन पेयर ही ओड आ रहे हैं, तो दिक्कत ही क्या है, हमें पाई बॉन्ड ही ओड नंबरिंग में है, तो लोन पेयर इसमें पार्ट ही नहीं लेगा, क्योंकि हमें तो ओड ही करने हैं, ठीक है। इसलिए ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं होता, और रेजोनेंस में पार्ट नहीं रहता है तो कार्ब एनाइंस कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें बताना है कि इन विच पेयर सेकेंड आयन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, मतलब ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनमें सेकंड वाली स्ट्रक्चर फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है। फिर से वही बात एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक वाली आ जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखिए एरोमेटिक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर तो है नहीं, ओड आ रहा है पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक है बट इसका नेगेटिव चार्ज इसमें पार्ट ले लेगा, तो ये क्या ओड रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। यहाँ पे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट की, क्योंकि ये लोन पेयर इसमें पार्ट लेते ही ये इसको एंटी एरोमेटिक बना देगा, तो इसमें फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। तो ये अपना क्वेश्चन के फेवरेबल नहीं है ये ऑप्शन, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तो जो वो ऑप्शन चूज करने हैं जो जिसमें सेकंड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। अब यहाँ पे चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे। सेकंड वाले ऑप्शन पे 2 है तो ये कम स्टेबल है, और यहाँ पे ये लोन पेयर पार्ट लेके, इस वाला लोन पेयर पार्ट लेके यहाँ पे ओड वाली नंबरिंग दे देगा, तो ये उसको एरोमेटिक बना देगा। एरोमेटिक बना देगा तो मैं कह दूंगा कि ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर इसमें पार्ट लेते, 2 तो पहले से
पाई बॉन्ड है, एक लोन पेयर, दोनों को तीनों की नंबरिंग ऐड हो करके हम ओड नंबरिंग आ रही है तो वो उसको एरोमेटिक बना देता है। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन में आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि हमें तो यही चाहिए। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड में भी चलते हैं तो उसमें भी ऐसा ही है। ये इसमें पार्ट लेगा तो इसमें 4 आ जाएंगे। ओड कितने होंगे? 4 हो जाएंगे ना। 4 क्या ओड होते हैं? नहीं होते, इवन होते हैं। तो इवन क्या होगा? इवन उसको कम स्टेबल कर देगा। और इसमें तो पॉजिटिव चार्ज के पास तो लोन पेयर होते नहीं ना, तो ये तो लोन पेयर पहले से ओड हो रखे हैं, तो ये ओड में है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है। इस वाले में लोन पेयर इसमें पार्ट लेगा तो इसके पास 4 पाई बॉन्ड बनने लग जाएंगे और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक नहीं बनाता, एंटी एरोमेटिक बनाता है, क्योंकि 4n + 2 पाई = 8 रख के देख लीजिए क्या वो इंटीजर में आ रहा है। इंटीजर में नहीं आएगा तो वो एरोमेटिक नहीं बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे कार्बोकैटाइन है। कार्बोकैटाइन में एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो रखा है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप और ऐड हो रखा है। पता है हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करता है? +m वाला है, यह मतलब इसके पास लोन पेयर है ना। ये पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए? अच्छे वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे तो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यहाँ पे ओनली +I लगता है इसका। मिथाइल ग्रुप का तो ओनली I लगता है ना। I लगता है तो ये बहुत ही थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ये लोन पेयर दे पाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब अपना क्वेश्चन क्या था कि वो ऑप्शन चूज करने हैं जिसमें सेकंड वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो अपने ऑप्शन क्या रहेंगे? सेकंड और थर्ड। क्या रहेंगे? सेकंड और थर्ड अपने आंसर रहेंगे। फोर्थ और फर्स्ट में कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाली के कंपैरिजन में। अब अपना आज का लास्ट क्वेश्चन रहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बतानी है। इस क्वेश्चन में तो कुछ आपको देखना भी नहीं है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट देखिए, रूल्स बताइए कि जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। फर्स्ट तो सबसे ज्यादा होगी, सेकंड और थर्ड में कंपटीशन होगा। फिर मैंने ये बताया कि दो अपोजिट चार्ज जितने ज्यादा पास होंगे वो उतने ही ज्यादा स्टेबल होंगे। बस फटाफट खत्म हो गया ये क्वेश्चन। तो क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ पे ज्यादा पास है इसकी कंपैरिजन में, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा थर्ड से। यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है, हमें उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बस रूल पे चलते रहिए फटाफट। जो न्यूट्रल है कंपाउंड, वो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। फिर क्या कहेंगे? जितने ज्यादा यदि अलग अलग ऑपोजिट वाले चार्ज पास हो तो वो उतने ही ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा थर्ड से। और दोनों यदि माइनस या प्लस दोनों सेम चार्ज हो तो वो जितने ज्यादा दूर होंगे वो ज्यादा स्ट्रक्चर्स उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो ये रहता है अपना क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहता है। कल हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। थैंक यू।